गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं तमन्ना सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फिरोज अकेडमी। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और उनसे ड्राइव भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम अब आज के सेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे क्वेश्चन के ऑप्शंस होंगे तो उससे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उस एक क्वेश्चन से हम और कितने कॉन्सेप्ट्स को या कितने साइंटिस्ट को रिवाइज कर सकते हैं, वो सब हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। एक्स एक्सओ प्रकार की जो लिंग निर्धारण प्रणाली होती है उसमें क्या होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, इस सेशन जब ये सेशन खत्म होगा उसके बाद आपको बताना है कि आपके इनमें से 15 में से कितने क्वेश्चन सही थे और कितने गलत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको बताना है इसके बारे में कि जो एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन होता है उसमें क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो है आपके पास फीमेल स्टडीज ओनली वन टाइप ऑफ। तो ये तो सही लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो अगर हम एक्सओ की बात करें, ये हमारे पास एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है। ठीक है, तो जो एक्स है ये हो जाता है हमारा होमोगैमेटिक। ठीक है, होमोगैमेटिक यानी समगामी। ठीक है, और ये होता है हमारा हेटेरोगैमेटिक क्योंकि इसमें अलग अलग गेमीट्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक एक्स गेमीट है और दूसरा वाला तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ एक ही गेमीट मेल के पास में प्रेजेंट है और ये एक्स वाला जो है ये हमारा फीमेल गेमीट है। ठीक है, और ये हमारे मेल गेमीट हो सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखें तो ये हो सकता है कि ये सिर्फ एक ही टाइप का एग बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो होमोगैमेटिक है और उसके पास एक ही टाइप की क्रोमोसोम। सेकंड ऑप्शन की हम बात करें तो फीमेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, तो ये तो गलत है। यहाँ पे तो दो एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है हमारे पास। फिर है मेल्स हैव टू एक्स क्रोमोसोम्स, जो मादा है उनके पास एक्स गुणसूत्र दो होते हैं। यहाँ तो एक ही है, एक तो है ही नहीं, गेमीट भी नहीं है, दोनों सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम्स भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। फिर यहाँ लिखा है मेल्स आर होमोगैमेटिक, तो होमोगैमेटिक तो ये है ही नहीं। होमोगैमेटिक क्या होते हैं? जब दो सेम टाइप के क्रोमोसोम्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इसमें बताना है द phenotype of F1 hybrid resembles either of the two pairs। अब यहाँ पे F1 हाइब्रिड की बात हो रही है। जो F1 संतान का जनन प्रकार होता है वो किसके समान होता है। अब इसमें से आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं वो F1 हाइब्रिड क्या शो करता है। तो अगर हम रिवाइज करें F1 हाइब्रिड के टॉपिक को, जो हमारी F1 जनरेशन होती है उसमें क्या होता है, हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस होता है। तो जब हम इन दोनों का क्रॉस करते हैं तो हमारे पास जो गेमीट्स आते हैं वो आते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये चार हमें अलग कॉम्बिनेशन मिलते हैं जिसका रेशियो हमें मिलता है 3:1। और ये कौन सा होता है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो। जो फिजिकली हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं वो होता है ये फिनोटाइपिक रेशियो व्हिच इज 3:1। कैपिटल टी हमारे, अगर हम लोग इसकी जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी मेरे बोलने से पहले बताओ, जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा इसका? वो होगा 1:2:1, क्योंकि जो एक होगा जो प्योरली टॉल होगा, ठीक है, जिसका कैपिटल टी कॉम्बिनेशन है, और एक होगा, हम दो होंगे हमारे पास जो कैपिटल टी स्मॉल टी के कॉम्बिनेशन से होंगे, और एक होगा जो स्मॉल या फिर ड्वार्फ वाला जो हमारा पी प्लांट होगा वो। ठीक है, तो ये था हमारे पास F1 जनरेशन या F1 हाइब्रिड की बात। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा कैरेक्टर जो है वो मोस्टली शो हो रहा है, तो वो है हमारा डोमिनेंसी। या हमारी क्या शो हो रही है? डोमिनेंसी शो हो रही है। ठीक है, ये हमारी डोमिनेंसी शो हो रही है। तो हम फिनोटाइप क्या शो कर रहा है? जो F1 जनरेशन का है वो हमें शो कर रहा है डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो इसमें होता ही नहीं है, को डोमिनेंस भी नहीं होता और इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस भी नहीं होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज केपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। आत्म प्रतिकृति किसमें से होती है, इनमें से ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एंजाइम। तो जो एंजाइम होता है वो सेल्फ कौन देता है? आत्म प्रतिकृति कौन देता है? जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जो हमारा डीएनए आरएनए होता है, ये हमारा सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं। तो एंजाइम ये तो एक केमिकल होता है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, ये कर नहीं सकता। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ये भी अपने आप की कॉपी नहीं बना सकता है, और जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो भी अपनी कॉपी नहीं बना सकता है, ये तो हमें खुद को प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। और जो लास्ट हमारा न्यूक्लिक एसिड जो हमारी होते हैं आरएनए और डीएनए, तो इनके पास हमारी जो सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है वो प्रेजेंट होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ। तो जो अनुरूप संरचनाएं होती हैं वो किसका परिणाम होती हैं? तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है शेयर्ड एंसेस्ट्री। तो
शेयर्ड एंसेस्ट्री तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कौन सा इवोल्यूशन होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो शेयर्ड एंसेस्ट्री नहीं होता, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ये भी नहीं होता। इसने रिजल्ट पूछा है, इसने ये नहीं पूछा कि वो किससे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अब इन दोनों में से कोई आंसर है, जल्दी जल्दी बताओ कि कौन सा आंसर है। इज इट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? सो द आंसर इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। और इनके आपके पैरामेडिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपको एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए, तो वो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जी। तो ये तो सही है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं हमारे वो एलर्जी पैदा करते हैं, तो ये तो सही है। स्टोर्ड पोलन ग्रेन या तरल नाइट्रोजन में संग्रहित परागकणों का उपयोग फसल सुधार कार्यक्रम में किया जाता है, तो ये भी सही है, क्योंकि जो हमारे जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो हमारे पोलन ग्रेन है उनके बारे अगर आपको पता हो तो जो हमारी पोलन ग्रेन होता है उसमें दो लेयर होती है, तो जो एक्साइन वाली, जो बाहर वाली जो उसकी परत होती है वो एक केमिकल से बनी होती है जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेन, और ये इतनी रेजिस्टेंट होती है, ये ऑर्गेनिक केमिकल से बनती है, और एकदम जो भी डिजीज वगैरह होते हैं और दूसरे जो केमिकल्स होते हैं उनके अफेक्ट से ये रेजिस्टेंट होती है। मतलब कि अभी तक में अगर आप देखो तो ऐसा कोई भी केमिकल नहीं बना है जो उस स्पोरोपोलेन को डिमिनिश कर सके, उसको तोड़ सके। तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो सही है कि जो लिक्विड नाइट्रोजन में अगर हम उसको रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो वो जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको हम फ्यूचर के यूज में ले सकते हैं, ठीक है, तो ये भी सही हो गया। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, टैपेटम हेल्प्स इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। अरे ये तो बिल्कुल ही गलत है। जो टैपेटम है वो डिहाइसेंस तो करता है, ये टैपेटम का काम क्या होता है? टैपेटम का काम होता है नरिशमेंट, ये हमारे डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेन। स्पोरोपोलेन जैसे मैंने अभी बताया ये एकदम सबसे हार्श रेजिस्टेंट केमिकल है, तो इसीलिए ये तो सही अभी बताया मैंने कि जो एग्जाइन होती है वो स्पोरोपोलेन की बनी होती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। और हमने इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो असत्य है वो बताना है, तो वो कौन सा हो जाएगा कि हमारी जो टैपेटम है वो डिहाइसेंस में काम नहीं करती है, वो नरिशमेंट में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति का पता एक विकसित हो रहे भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस द्वारा किया जाता है? तो एमनियोसेंटेसिस से हम क्या क्या बता सकते हैं, हम जो भी उसके जो क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है वो हम एक फीटस में एमनियोसेंटेसिस के थ्रू बता सकते हैं। जो भी फीटस का सेक्स होता है उसके बारे में हम बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, और इसी वजह से जो एमनियोसेंटेसिस है उसको बैन किया गया है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये हम डिसऑर्डर्स जो है वो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू बता सकते हैं। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो ये है, इसने हमें पूछा है कौन सा नहीं बता सकते हैं, तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, तो ये तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर या कह सकते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो इसीलिए ये तो हम बता सकते हैं। सेक्स ऑफ द फीटस, ये हम बता सकते हैं। डाउन सिंड्रोम, ये भी क्रोमोसोमल है, तो ये भी बता सकते हैं। और जो जॉन्डिस है वो क्रोमोसोमल नहीं होता है, जो जॉन्डिस है वो ब्लड की कमी की वजह से होता है, तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस रेगुलेट एंड सीक्रेट। तो जो हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स हैं उसको कौन रेगुलेट करता है या कौन सीक्रेट करता है, कौन उसको सिग्नल देता है कि इस हार्मोन को रिलीज होना है, तो कौन से होते हैं? पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है हमारा लीनियस द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण प्रणाली जगत की प्रणाली थी, मतलब जो लीनियस ने जो भी किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था वो कौन कितने नंबर का क्लासिफिकेशन सिस्टम था, तो वो कौन सा था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हमारे लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? जल्दी बताओ, 3, 4 और 5 किसने दिए थे? इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है वीडियो को पॉज करके। तो जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो हमारा दिया था अर्नस्ट हैकेल ने। किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने। और जो हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था? हमारा कोपलैंड ने, ठीक है। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो हमारा दिया गया था आरएच विटेकर के थ्रू, ठीक है। तो देखो हमने एक क्वेश्चन से 3 और साइंटिस्ट को रिवाइज किया है। ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकेल ने, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आरएच विटेकर ने हमें दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल इंक्लूड्स, मतलब कि आपके जो होस्ट सेल में विदेशी डीएनए पहुंचाने के जो तरीके हैं उनके बारे में आपको बताना है। और आप मेरे को ये तरीके तो इनमें है ही, अब आपको ये भी बताना है कि जो ये तरीके हैं वो किसमें यूज होते हैं, ये भी आपको बताना है। प्लांट्स में यूज होते हैं, एनिमल्स में यूज होते हैं, किसी वायरस को इन्फेक्ट करने के लिए होते हैं, या किस किस कौन से किस मतलब जो अब इसका एप्लीकेशन है वो आपको बताना है।
ठीक है, तो चलो बताओ, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डिसआर्म्ड पैथोजन, फर्स्ट ऑप्शन है डिसआर्म्ड पैथोजन, तो ये हम किसमें यूज करते हैं, ये जो इन्फेक्ट किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के लिए हम डिसआर्म्ड पैथोजन का यूज करते हैं। अब बताओ कि जो हमारा जीन गन मेथड होता है वो किसमें यूज होता है, वो होता है हमारा जब हमें प्लांट्स की सेल में जो है डीएनए इंट्रोड्यूस करना होता है, कोई फॉरेन पार्टिकल इंट्रोड्यूस करना होता है, तो हम लोग जीन गन का यूज देते हैं। और माइक्रो इंजेक्शन किसमें होता है, एनिमल्स में। ठीक है, तो ये हमारे थे होस्ट सेल में एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस करने की तकनीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विस्टेड एक्टिवेशन इज फाउंड इन ऑल, मतलब कि जो वक्र विन्यास है वो सब में प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक एग्जांपल उसका गलत है। तो इसको याद रखने की, ऐसा होता है कि इनके जो एक्टिवेशन के एग्जांपल होते हैं बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसको याद रखने की मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, और वो ट्रिक है कि चाइना की लेडी ने कॉटन कैंडी को ट्विस्ट किया। तो आपको क्या याद रखना है कि चाइना की लेडी ने क्या किया है, कॉटन कैंडी को ट्विस्ट किया है। तो चाइना से आ जाएगा आपका चाइना रोज, लेडी से आ जाएगा लेडी फिंगर, कॉटन कैंडी से आ जाएगा कॉटन, और ट्विस्ट से आ जाएगा ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो ये है आपके ट्विस्टेड एस्टिवेशन के कुछ एग्जाम्पल की ट्रिक। चाइना की लेडी ने कॉटन कैंडी को ट्विस्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब हम देखें तो कॉटन भी आ रहा है, चाइना रोज भी आ रहा है, लेडी फिंगर भी आ रहा है, लेकिन गुलमोहर हमारे इस ट्रिक में नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुलमोहर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, दी आउटर लेयर ऑफ क्रेनियल मेनिंजेस इज, आपको क्रेनियल मेनिंजेस जो हमारी खोपड़ी की झिल्लियां होती हैं उनके बारे में आपको बताना है कि जो बाहरी परत है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो इसका भी अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो हमारे पास इसकी ट्रिक है पैड, PAD। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और जो P है उससे हो जाएगा हमारा पायोमेटर, A से हो जाएगा एरेक्नोइड, और D से हो जाएगा ड्यूरामेटर। तो ये होती है हमारी ब्रेन की झिल्लियां। अब आपको याद रखना है कि आपको P से D पे जाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनर टू आउटर अरेंजमेंट, इनर टू आउटर। तो सबसे इनर वाली कौन सी हो गई, पायोमेटर, बीच वाली कौन सी हो गई, एरेक्नोइड मैटर, और सबसे बाहर वाली कौन सी हो गई, ड्यूरामेटर। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, ड्यूरामेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो हमारे पास है, इन विच एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम हैज सिंगल ओपनिंग दैट वर्क्स एज बोथ माउथ एंड एनस। तो हमारा जो माउथ एंड एनस से ऐसा कौन सा जीव के बारे में आपको जानना है कि पाचन प्रणाली में एक ही छिद्र होता है जो मुंह और उदर दोनों का कार्य करता है, तो वो कौन सा होता है बताओ। और इसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें माउथ और एनस की सिंगल ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जहां भी सिंगल ओपनिंग होती है वो होता है हमारा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और जिसमें माउथ और एनस की अलग अलग ओपनिंग होती है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में हमारे अंदर, तो वो क्या होता है, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें से अब आपको देखना है कि जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है हमारा प्लेटी हेलमिन्थिस में, और किसमें होता है, जल्दी जल्दी बताओ, प्लेटी हेलमिन्थिस में और निडेरिया में। तो हमारे पास ये दो फाइलम है जिसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब इनके एग्जांपल्स को देखें तो लॉलीगो क्या होता है, ये तो एक मोलस्क होता है। ठीक है, फैसियोला किसमें आता है, जल्दी बताओ, बुचेरेरिया एक नेमाटोड होता है जो राउंड वर्म्स में आता है, और जो नेरिस है वो एनेलिडा में आता है, और जो फैसियोला है ये आता है हमारा प्लेटी हेलमिन्थिस में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फैसियोला। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास है सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, अब आपको बताना है कि जो सेल थ्योरी है वो किसने प्रपोज की थी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आंसर तो आपको पता ही है, मैं अगर बताऊं यहाँ पे तो इन दोनों ऑप्शन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर है उसमें रुडोल्फ वर्चो का भी जिक्र किया गया है कि उसने भी अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल थ्योरी में दिया था, लेकिन उसने सेल थ्योरी को दिया नहीं था, उसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था, है ना। तो इसीलिए जो वर्चो वाला ऑप्शन है वो आपका नहीं जाएगा। जो सेल थ्योरी जो प्रपोज की थी एक्चुअल वो किसने की थी, मैथियस शेल्डन एंड थियोडर श्वान। अब यहाँ पे
एक इनकी ये भी पूछते हैं ना कि जो ये क्या बोलते हैं, हाँ, ये पूछते हैं कौन जूलॉजिस्ट और कौन बॉटनी था। शेल्डन और श्वान के बारे में आपको बताना है कि कौन सा जूलॉजिस्ट और कौन सा बॉटनिस्ट था। तो इसको एक याद रखने की एक मैं अगर आपको चीज बताऊं, तो जो श्वान है, ये श्वान को अगर हम लोग हमारी लोकल लैंग्वेज में देखें तो श्वान हम किसको बोलते हैं, जो हमारी बतख होती है ना, उसको ही हम देते हैं। तो जो एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो एनिमल्स के बारे में हम किसको पढ़ते हैं, पहले आप देखो, जो श्वान है वो एक एनिमल है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में एनिमल है, और एनिमल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी। तो जो श्वान है वो क्या हो जाएगा, हमारा जूलॉजिस्ट, और अगर ये जूलॉजिस्ट है तो शेल्डन तो हमारा बॉटनिस्ट हो ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज सिमिलर इन ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। तो जो साइनोबैक्टीरिया और हरित पौधे होते हैं, उनमें से आपको जो गुण है वो समान कौन से गुण होते हैं साइनोबैक्टीरिया में और हरे पादप में, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो ये तो सिर्फ और सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में होता है, प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है, ठीक है। जो साइनोबैक्टीरिया है उनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो कि हेटेरोसिस जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन होता है, इसीलिए ये साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट्स में नहीं होता है, तो ये तो समान नहीं है। फिर हम बात करें एटीएस राइबोसोम, तो जो साइनोबैक्टीरिया है इसके अंदर होता है एटीएस राइबोसोम, और जो हमारे पादप होते हैं उनके अंदर होता है 70S राइबोसोम, तो ये भी एक दूसरे के समान नहीं है। और फिर आता है क्लोरोफिल, तो जो क्लोरोफिल है वो साइनोबैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है और हमारी ग्रीन प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, तो ये तो ठीक है। फिर हमारा नेचर ऑफ सेल, कोशिका भित्ति की प्रकृति, तो ये दोनों में अलग होती है, क्यों, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया है वो प्लांट्स में नहीं आता है, वो मोनेरा में आता है, उसका जो किंगडम है वो अलग है और ये किंगडम अलग है। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि साइनोबैक्टीरिया में जो उसकी प्लांट सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल ए, जो कि दोनों में समान रूप में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच फाइलम वाज द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट डेवलप। जो हमारा बंद परिसंचरण तंत्र है वो सबसे पहले किसमें स्थित हुआ था, हमें सबसे पहले वाले वर्ड को हाईलाइट करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, जो एनेलिडा है, एनेलिडा में होता है, इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये तो हमें पता ही है, अब तक तो आपको इनके एग्जाम्पल्स याद हो गए होंगे, है ना। फिर हमारे पास आता है पॉलीफेरा, तो ये तो सबसे पहला फाइलम है हमारा, और ये तो अनडेवलप्ड है, मतलब इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है, तो इसमें तो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। मॉलिस्का है तो मॉलिस्का में ओपन होता है, क्लोज होता ही नहीं है, ठीक है, और इसमें भी ओपन होता है, क्योंकि ये डेवलप नहीं होता है तो इसमें क्लोज नहीं प्रेजेंट होता है, ओपन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इसमें कौन सा होता है, बताओ जल्दी बताओ, आर्थ्रोपोडा में कौन सा होता है, ओपन होता है कि क्लोज होता है। तो इसका जो आर्थ्रोपोडा है उसका एग्जांपल आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि इसमें ओपन होता है या क्लोज होता है। और हमारे जो क्लोज है वो किसमें प्रेजेंट होता है, एनेलिडा में, जो सबसे पहले अगर किसी में पाया गया था तो किसमें था, एनेलिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ क्वेश्चन खत्म हो गए, करते करते इतना अच्छा लगा कि पता ही नहीं लगा कि क्वेश्चन भी खत्म हो गए, ठीक है। तो देखते हैं, आपने आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन हैं जो सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन हैं वो आपके गलत हुए हैं। तो इसके साथ आज का क्वेश्चन हमारा यही खत्म होता है, तब तक अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।